हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ये हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी थर्ड क्लास है और इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को कंटिन्यू करूँगा, आप डेली इससे रिलेटेड देखते रहना। जैसे कि हमने कुछ टॉपिक पे बात कर ली थी रिसर्च मेथोडोलॉजी के, आज उसके आगे हम बात करेंगे और देखते हैं कहाँ तक कवर होता है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च मेथड वर्सेस मेथोडोलॉजी, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक है रिसर्च मेथड और दूसरा है मेथोडोलॉजी। मैं यहाँ पर आपको बेसिक और क्लियर मतलब वर्ड्स में ऐसे बताऊंगा कि मेथड्स क्या होता है और मेथोडोलॉजी क्या होता है, राइट। दोनों में डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको आज समझना है, ठीक है। तो मेथड्स अलग है और मेथोडोलॉजी अलग है, हालांकि दोनों ही रिसर्च का पार्ट है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, रिसर्च किस किस से मिलकर बनी है, एक तो मेथड से प्लस मेथोडोलॉजी, राइट। मेथड क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है, ये आपको बेसिक आज मैं डिफरेंशिएशन दिखा दूंगा दोनों में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, रिसर्च जैसे हमने सुना है, रिसर्च एक पार्ट है। रिसर्च जैसे हमने इसका मीनिंग भी समझ लिया था, रिसर्च इज द अगेन सर्च और नाउन टू अननाउन, यानी कि जो हम जानते हैं उससे उसकी तरफ जाना जो जिसको नहीं जानते, राइट। उसके बाद है साइंटिफिक मेथड। रिसर्च में जो है एक मेथड होते हैं, वो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जैसे कि आपको अभी हम बताएंगे क्लियर। देन थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ रिसर्च इज डन। इस पार्ट में हमें क्या समझना है कि रिसर्च कैसे की जाएगी। देखिए, रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो हाउ रिसर्च डन, हाउ रिसर्च डन, ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे कि रिसर्च कैसे की जाएगी, राइट। इसके लिए प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आज हम समझाएंगे आपको। रिसर्च करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें, सपोज करें कि पहले हमें प्रॉब्लम थिंक करनी है, प्रॉब्लम थिंक करने के बाद हमें देखना है किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, उससे रिलेटेड डाटा देखना है, डाटा है या नहीं। डाटा है तो फिर डाटा को डाउनलोड करके फिर उसको एनालाइज करेंगे। डाटा एनालाइज करने के बाद फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसको लिखेंगे क्या क्या रिजल्ट आए। और डाटा इंटरप्रेट करने के बाद फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन में भी क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, कंक्लूजन, पॉलिसी इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशन, एंड जो डिस्कशन वाला पार्ट होता है। तो उसमें हम रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं, फर्दर रिसर्च के लिए बता सकते हैं, रिसर्च के अभी जो है हमारी रिसर्च में ये लिमिटेशन आई है, ठीक। तो उसके प्रोसेस यहाँ पर हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। एंड 5th पार्ट है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। रिसर्च तो कर रहे हैं हम, लेकिन गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया है, ये हमें पढ़ना है। और 6 लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6 नंबर पे हम देख रहे हैं प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर इन इंडिया। जो रिसर्चर हैं इंडिया में, उनके सामने डिफरेंट फेस ऐसे चैलेंजेज आ रहे हैं कि वो रिसर्च को अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, या फिर क्यों नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि इंडिया में जो चैलेंजेज हैं और दूसरे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में चैलेंजेज हैं वो कैसे डिफरेंट है यहाँ के मुकाबले। सपोज करें, मैं बेसिक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ कि कुछ स्टडी ऐसी है डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ड्यू टू लैक ऑफ डाटा अवेलेबिलिटी एंड समटाइम्स लाइक प्राइमरी डाटा पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो क्वेश्चनर फॉर्मुलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्वेश्चनर फॉर्मुलेट भी कर लिए तो फिर हम डोर टू डोर डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, या तो कर नहीं रहे या फिर डाटा हमें मिल नहीं रहा।
क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। बिकॉज हमें डोर टू डोर जाना होगा, हाउस होल्ड के साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, बात करनी होगी, किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो वो अपने रेस्पोंडेंट जो हैं अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे। सपोज़ करो फैमिली हेड घर पर नहीं है और उसको बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमें वो क्लियर जवाब नहीं मिल पाएंगे जिससे हम अपनी रिसर्च में बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, राइट। सो उसके अलावा डिफरेंट चैलेंजेस है। सपोज करें कि कुछ डाटा हमने ऑनलाइन लिया या गूगल फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं है कि डाटा कितना ठीक से फिल किया है या फिर फॉर्मेलिटी पूरी की, या फिर डाटा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, या फिर हम डाटा जो ले रहे हैं वो केवल स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन का मिला है हमें, दोज अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर दोज मार्जिनल पीपल, उनका डाटा नहीं मिल पा रहा है। देखिए रिसर्च जो है वो ईच एंड एवरी सेक्टर के लोगों को मिलके बनेगी, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हम रिसर्च उन टॉपिक पे कर रहे हैं जो केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर जो ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पर लाइक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम उस पर बात कर रहे हैं तो हम डाटा उन लोगों का लेंगे जो एजुकेशन भी रखते हों और अनएम्प्लॉयड भी हों, राइट। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी होती है जहाँ पर ईच एंड एवरी सेक्टर के पीपल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। अब जैसे कि पॉवर्टी की बात करें, ठीक, भारत में जो पॉवर्टी का डाटा है वो डिफरेंट बेस ईयर पीरियड पर है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग, ठीक, रमेश सिंह के अकॉर्डिंग या रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग, या फिर हम लोग कहते हैं लगदावाला कमेटी या दांडेकर एंड रथ के अकॉर्डिंग ये पॉवर्टी के डिफरेंट बेस पीरियड पर डिफरेंट टाइम पीरियड पर पॉवर्टी दी है। लेकिन हमें कंटिन्यू टाइम सीरीज डाटा चाहिए, तो टाइम सीरीज डाटा तो नहीं है, तो ये क्या होगा, एक चैलेंज हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई रिसर्च करने के लिए जो रिसर्चर फेस करता है, राइट। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग टॉपिक आएंगे इस रिसर्च में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए रिसर्च जो मेथोलॉजी है अगर उसको अच्छे से एक बार आपने समझ लिया, ठीक, तो फिर किसी भी टॉपिक पे आप किसी भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली मतलब गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक्सपर्ट तो हो ही जाएंगे। देखिए रिसर्च करना ना करना अलग बात है, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आपको नॉलेज दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा आप बहुत बड़े रिसर्चर बनेंगे या बन रहे हैं, नहीं, बन सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉलो करेंगे, तो आपको रिसर्च मेथोलॉजी की ये क्लासें ज़रूर हेल्पफुल होंगी, ठीक है। हम चलते हैं अपनी क्लास पे। सो आज बेसिकली हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथोलॉजी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पर रिसर्च मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक। सो रिसर्च मेथड में क्या होते हैं, एक टेक्निक होती है, टूल्स होते हैं, ठीक। अब टेक्निक एंड टूल्स क्या है, सपोज करो कि एक विलेज है, इस विलेज में यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया कि ये एक विलेज है और यहाँ पर फैमिली है। ये मैं एक आप क्लियर आइडिया ले रहा हूँ क्या करना है बेसिकली। सपोज 7 फैमिली यहाँ है और मैं 7 ही फैमिली यहाँ बना देता हूँ, ठीक। तो टोटल कितने हाउस होल्ड हो गए, 40। अब हम मेथड्स में क्या करेंगे कि टेक्निक एंड टूल लगाएंगे। तो हम अगर सपोज करो कि इनकी इनकम देखना चाह रहे हैं, इन हाउस होल्ड की इनकम देखना चाह रहे हैं, क्या इनकम, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट हाउस होल्ड की डिफरेंट इनकम होगी। मंथली देखें या फिर ईयरली देखें, ठीक। अगर हम डेली की बात करें तो हमने सपोज करो कि देखा कि आज इसने फैमिली 1 ने 500 कमाए, फैमिली 2 ने 400, फिर 600। अगर ऐसे देखें तो डिफरेंट जो फैमिली हैं 14 फैमिली, उनका हम देखेंगे डिफरेंट जब ऐड करेंगे। सपोज करो कि हमारा फैमिली का इनकम आ गया समेशन एक्स, जो टोटल हमने ऐड किया, सपोज कुछ भी करो 14,000 आ गया एवरेज। अब हमें निकालना है, तब हम
बटे n कर देंगे। n मतलब कितने नंबर है, यानी कि 7 इस साइड में 7 नीचे की साइड में, ठीक। टोटल कितनी फैमिली है, 14। तो जब हमने एवरेज देखा इसका, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो देख लिया हमने ऐड करके 14,000, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं 14, तो देखा कि 1,000 पर डे ये फैमिली हमारी अर्न कर रही है, ठीक। तो जो एवरेज निकाला ये 1,000 एवरेज, ठीक। इसको क्या कहते हैं, मीन इनकम भी कह सकते हैं, एवरेज इनकम भी कह सकते हैं, ठीक। ये हिंदी में कहते हैं माध्य। तो ये जो वैल्यू आई 1,000, ठीक, एक्स बार इक्वल टू 1,000, ये क्या है, एक हमने कोई टूल्स या टेक्निक यूज़ करके एक वैल्यू निकाली, राइट। जब ये वैल्यू निकाली तो इसको हमने टूल्स क्या लगाया, हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया मीन, ठीक। टेक्निक यानी कि हमने एवरेज, राइट। सो इसी को कहते हैं रिसर्च मेथड में कि टेक्निक या टूल्स हमने कोई कंडक्ट किया रिसर्च करने का। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि ये जो है कंसर्न है किसके लिए, हाउ टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। अब इसमें मैं क्लियर आपको बताता हूँ, देखिए कि कलेक्ट कैसे किया। हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि विलेज है, उस विलेज में कितनी फैमिली है, 14 फैमिली है, कितनी 14 फैमिली, ठीक। तो इसका डाटा हमने कैसे कलेक्ट किया, सपोज करें प्राइमरी डाटा हमने कलेक्ट करा होगा, तो प्राइमरी डाटा हमने कैसे किया होगा, डोर टू डोर जाके किया होगा, राइट। या फिर हमने क्वेश्चनेयर बनाकर और जो है टेलीफोन के माध्यम से किया होगा, ठीक, या फिर मेल के थ्रू किया होगा, कैसे भी किया होगा बहरहाल, लेकिन कलेक्ट डाटा किया हमने, कितना इनकम है डिफरेंट इंडिविजुअल का, ठीक। उसके बाद इस डाटा को जब हमारे पास आ गया तो हमने सम ऐड करके कि समेशन एक्स इक्वल टू 14,000, ठीक। फिर उसको जो है हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ हाउस होल्ड से, कितने रेस्पोंडेंट हैं, तो 14 रेस्पोंडेंट थे दोनों साइड के इस विलेज के। तो जब हमने निकाला तो क्या हो गया, एवरेज निकल कर आ गया 1,000। ये 1,000 क्या होता है, इसे कहते हैं एनालाइज द डाटा, डाटा को एनालाइज करना। अगर कोई पूछे आपसे डाटा एनालाइज क्या होता है, कि उसको रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेट करना, ठीक। अब सिंपल में क्या कहते हैं, मीन मीडियन मोड। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है कि एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। मैं इस पर आपको अभी क्लियर बताऊंगा, इनको समझाऊंगा, ठीक। तो या तो अभी समझा देता हूँ, और या फिर नहीं तो इसके लिए एक बड़ा लेक्चर बाद में बना लूँगा मीन मीडियन मोड के बारे में, क्योंकि ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक। यहाँ पर बता देता हूँ कि मीन को जो है डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को एम से करते हैं, और मोड को जेड से, ठीक। मीन क्या होता है, ये एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, ये मिडिल वैल्यू होती है। और मोड क्या होता है, मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादा बार आता है किसी भी हमारे डाटा में। सपोज करो कि एक वैल्यू ऐसी है, कोई इनकम की ले लें, जैसे कोई फैमिली हमारी 500 फैमिली है, ठीक। इन 500 फैमिली में हमने इनकम का अगर वो देखा, डेली इनकम कौन कितना कर रखा, मतलब अर्न कर रहा है, तो हम देखेंगे कि 500 रुपये, ठीक। एवरेज 500 रुपये जो है ये बहुत सारी फैमिली अर्न कर रही हैं, ठीक। तो ये जब ज़्यादा नंबर और टाइम आया, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर 500 आया, तो इसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक। तो ये अगर हमें डिटेल में समझना है तो इसके लिए अलग वीडियो पे जाना होगा, मीन मीडियन मोड क्या होता है, राइट। उसके फार्मूला भी होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि 3 ग्रुप्स होते हैं रिसर्च मेथड के। कितने ग्रुप होते हैं, 3। कौन कौन से, नंबर 1 डाटा कलेक्शन मेथड, पहले नंबर पे होता है डाटा कलेक्शन,
आप रिसर्च जब करेंगे तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करेंगे। अब डाटा कलेक्ट प्राइमरी कर सकते हैं और सेकेंडरी से भी कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी से जैसे बताया सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं या ऑब्जर्वेशन। कभी कभी क्या होता है हम इंटरव्यू या सर्वे ना करके ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके फिर जो हम रिजल्ट अपने लिख लेते हैं उसी के बेस पे फिर जो है हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। नंबर सेकंड आता है स्टैटिकल टेक्निक। जैसे कि मैंने बताया कि स्टैटिकल टेक्निक लगाते हैं, तो टेक्निक क्या लगाएंगे, टेक्निक जैसे स्टेबलाइजिंग रिलेशन। अब हमें रिलेशन देखना है, जैसे एवरेज देखना है तो हम मीन निकालेंगे, मिडिल वैल्यू देखनी है किसी की तो मीडियन निकालेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम कोई अगर वैल्यू आई है तो मोड देखेंगे, ठीक है। अब ये एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए मीडियन क्या होती है, मीडियन को एक चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक। और डिसेंडिंग जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। तो ये डिसेंडिंग होता है, बड़े से नीचे जाना, और असेंडिंग नीचे से ऊपर जाना। तो मीडियन को सिंपली ऐसे कहेंगे कि मीडियन जो है मिडिल की वैल्यू होती है। मिडिल की वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आइदर थर्ड वैल्यू होगी या फिर 4 वैल्यू होगी। इसके लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो भी बताऊंगा अभी कि सम वैल्यू होती है तो कैसे मीडियन निकालते हैं, और विषम होती है यानी कि ओड होती है तो कैसे निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जैसे 9 कर दूँ तो ये ओड होगा, तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू क्या होगी, सिंपली क्लियर है 5 होगी। लेकिन मेरा बताने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि मीडियन जो है एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिससे एक साइड में लोअर वैल्यू होती है और एक साइड में अपर वैल्यू। यानी मीडियन ये डिफाइन करती है, मीडियन अगर कहीं भी है, मीडियन वैल्यू अगर हम लेंगे सपोज करो कि सोसाइटी के लिए, रेस्पोंडेंट के लिए या इनकम के लिए, तो जो मीडियन वैल्यू आई इनकम की उससे आधी सोसाइटी इनकम उससे ज़्यादा होगी और आधी सोसाइटी की इनकम कम होगी। यानी कि मीडियन वो वैल्यू शो कर रही है कि क्लियर बता रही है कि यहाँ के आगे को आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने वाले मिलेंगे, ज़्यादा इनकम वाले मिलेंगे, और यहाँ से अगर दूसरे साइड को जाएंगे तो आपको कम इनकम वाले मिलेंगे, राइट। दैट इज़ द मीडियन वैल्यू, क्लियर। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड को इनकम बढ़ेगी और राइट साइड को कम होगी। अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, असेंडिंग यानी 1 2 3 4 5, तो फिर लेफ़्ट साइड को छोटी तरफ जाएंगे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और राइट साइड को बड़ी तरफ जाएंगे। देखिए स्टैटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि राइट टेल क्या होता है, लेफ्ट टेल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, मीड मीडियन मोड अगर इक्वल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है तो उसके लिए मैं ऐसे बताऊंगा आपको। यहाँ पर शायद आपको अगर दिख जाए तो यहाँ बेहतर से नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा, चलिए जगह कम है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, स्टैटिकल टेक्निक, राइट। नंबर थर्ड होता है इवेल्युएशन मेथड। इवेल्युएशन क्या होता है, जो देखिए पहले डाटा कलेक्ट कर लिया आपने, फिर डाटा को जो है स्टैटिकल टेक्निक लगा के कुछ भी निकाला होगा, मीन मीडियन मोड, या फिर रिग्रेशन के निकाल सकते हैं, या कोरिलेशन कर सकते हैं आप, हैं काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं, या कुर्टोसिस देख सकते हैं, स्क्यूडनेस देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है, गिनी इनइक्वालिटी निकालने के लिए, मतलब इनकम इनइक्वालिटी निकालने के लिए। तो ये स्टैटिकल टेक्निक लगाएंगे। उसके बाद इवेल्युएशन मेथड, यानी कि आप देखेंगे जो भी टेस्ट आपने लगाए वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, वैलिडिटी चेक करेंगे। सपोज आपने मीन निकाला, तो जो मीन निकाला वो वास्तव में ठीक है या नहीं है, तो इवेल्युएशन करेंगे आप। इवेल्युएशन तो आप जानते हैं, सिंपल इवेल्युएशन क्या होता है, जैसे किसी बच्चे की इवेल्युएशन करना, उसके मेथड्स, मार्क्स वगैरह चेक करना, राइट। सो दिस इज रिसर्च मेथड। नाउ अब आते हैं रिसर्च मैथोलॉजी पे।
तो रिसर्च मैथोलॉजी इज अनदर पार्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के दो पार्ट मैंने बताए, एक रिसर्च मेथड, एक मैथोलॉजी। तो मैथोलॉजी में अब हमें समझना है कि द साइंस ऑफ रिसर्च, कि हम खाली डाटा प्रेजेंट कर दें तो उस डाटे को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पीछे बेसिक थ्योरी क्या थी, लिटरेचर क्या था, है? जो डाटा आया उसको इंटरप्रेट किया हमने, यानी कि हमने एक्सप्लेन किया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ठीक, सपोज करें कि हमने मीन पर कैपिटा एनएसडीपी ले रहे हैं स्टेट वाइज, ठीक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का। तो कुछ स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत हाई होगा और कुछ स्टेट का कम होगा, लेकिन हम डाटा कलेक्ट कर लें, एनालाइज कर लें और फिर आपके सामने रख दें तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे कि यूपी का एनएसडीपी इतना है, महाराष्ट्र का ये है, ठीक, फिर हम उसको डिफ़ाइन करें कि कंपेरेटिव एनालिसिस में कि गुजरात का पर कैपिटा एनएसडीपी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, लेकिन तेलंगाना का एनएसडीपी गुजरात से भी ज़्यादा है। उसको क्यों है, यानी कि बाइफर्केशन किया हमने स्टेट का, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का, तो उसने ग्रोथ रेट ज़्यादा किया। तो हम उसके पीछे लिखेंगे थ्योरी क्या रहा। तेलंगाना स्टेट बना 2014 से, तो 2014 से पहले तो डाटा नहीं होगा तेलंगाना का, फिर हमें ये भी लिखना पड़ेगा। या सपोज करें कि हम उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड, ये 3 न्यूली क्रिएटेड स्टेट हैं, ठीक। सो जब 2001 में ये स्टेट बने तो उससे पहले तो डाटा नहीं होगा, 2001 के बाद से ही होगा। तो आफ्टर 2001 व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 स्टेट, और व्हाट इज़ द ओरिजिनल, लाइक जिन स्टेटों से ये स्टेट बाइफरकेट हुए हैं, बने हैं, जैसे कि उत्तराखंड बना है उत्तर प्रदेश से, ठीक, छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से, या झारखंड बना है बिहार से। तो जो ओरिजिनल स्टेट हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उनका ग्रोथ रेट क्या है, क्या वो भी साथ साथ ग्रोथ रेट में चल रहे हैं, या यूपी का ग्रोथ रेट जो है वो उत्तराखंड से कम है तो क्यों है, ठीक। तो दीज ऑल पॉइंट वी मेंशन इन आवर रिसर्च स्पेशली विद द हेल्प ऑफ साइंस ऑफ रिसर्च, ठीक, उसी को कहते हैं दिस इज़ द साइंस ऑफ रिसर्च, वे ऑफ राइटिंग। तो सिस्टमेटिक वे ऑफ सोल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम, एक सिस्टमेटिक वे में हमने जो प्रॉब्लम सोल्व की उसको लिखना, उसको एक्सप्लेन करना ही रिसर्च मैथोलॉजी कहलाती है, राइट। नाउ ये कह रहे हैं कंसर्न विद व्हाई एंड हाउ मेथड आर चूजन। देखिए यहाँ पर तो ये सिंपल लग रहा है कि व्हाई एंड हाउ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। व्हाई यानी कि जो हमने डाटा लिया था, डाटा कलेक्ट करा था प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक, अब वो कैसे किया था, इंटरव्यू के थ्रू या सर्वे मेथड से, कैसे भी, उस डाटा को फिर हमने क्या करा, एनालाइज करा स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा कर, फिर उसको क्या करा हमने, एक्सप्लेन करा, किया, 3 काम किए, 1 2 3। तो जो ये तीनों वर्क किए हैं डाटा के साथ, जो मेथड लगाए हैं, क्यों किए हैं, वाई। देन हाउ, अगर दूसरा क्वेश्चन हाउ, कि हाउ हमने डाटा कलेक्ट कैसे किया, तो इसको हमने बताया कि हमने जो है 200 रेस्पोंडेंट सिलेक्ट करे, ठीक, फिर हमने उसको हाउ एनालाइज कैसे किया, कि हमने जो है मीन लगाया या फिर मीडियन निकाला या फिर हमने मोड लगाया उस पर, ठीक। तो ये मेथड चूजन, हाउ मतलब कैसे हमने की, राइट। इसके इन्वॉल्व कह रहे हैं जैसे कि जो इसके पार्ट हैं मतलब ये हमने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम हमें डिफाइन करेंगे, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी कैसे, कि नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, सॉरी। तो अगर नल हाइपोथेसिस है तो हम किसी भी बात को क्या कहेंगे, दिस इज नल हाइपोथेसिस। देखिए याद कर लीजिए कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, फॉल्स पॉजिटिव होती है। क्या होती है, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, इसको समझ लीजिए। फॉल्स पॉजिटिव होता है
कि सही बात को, जो राइट थी बात आपने उसको रॉन्ग कर दिया, ठीक, राइट बात को रॉन्ग कर दिया, ऐसे समझ लीजिए नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? अल्टरनेटिव होती है कि रॉन्ग बात को या रॉन्ग डिसीजन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, यानी कि जो भी बात थी कहीं सोसाइटी में या फिर जो भी था वो रॉन्ग था लेकिन आपने उसको सही मान लिया, तो दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक। आप जो है आप कभी भूलना नहीं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि फॉल्स को पॉजिटिव मान लेना, ठीक, राइट बात को गलत मान लेना, और अल्टरनेटिव क्या होता है कि रॉन्ग डिसीजन को, रॉन्ग बात को सही मान लेना, ठीक। इन दोनों में कौन सी ज़्यादा सीवियर है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ज़्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए, तो सेकंड वाली मोस्ट सीवियर है, मोस्ट डेंजरस है। अब क्यों है देखो ये भी बता देता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और आपको इंटरव्यू लेना है टीचिंग पोस्ट के लिए। एक कैंडिडेट जो है बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, अच्छी टीचिंग दे सकता है, बच्चों का करियर बना सकता है। दूसरा टीचर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, बच्चे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे। 2 बातें हो गई, 2 कैंडिडेट। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो अच्छा कैंडिडेट था, जो वेल क्वालिफाइड था, उस बंदे को आपने सिलेक्ट नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक। चलो ठीक है, एक बात हो गई, आपने जब जो कैंडिडेट गुड था उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ देंगे कोई ज़्यादा इश्यू तो है कि आप एक कैंडिडेट जो आपके कॉलेज के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था, आपने उसको छोड़ दिया, ठीक। ये दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। एंड अनदर दोज कैंडिडेट हु इज़ रॉन्ग, हु इज़ नॉट गुड फॉर योर स्टूडेंट और कैरियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। जब आप गलत लोगों को चूज कर लेते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, इंस्टीट्यूशन में हो या सोसाइटी में हो, और आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो अच्छा करेंगे, तो वो नहीं करते, ठीक, क्योंकि वो पहले से ही गलत है और गलत को आपने एज्यूम कर लिया कि वो अच्छा काम करेगा, राइट काम करेगा। ये ज़्यादा सीवियर है क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो इस तरीके से ये क्या होती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। अब हम रिसर्च में कैसे यूज करेंगे इसको हम बताएंगे, ठीक, सिस्टमेटिक बताएंगे। आप डेली जो है इन लेक्चर को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, तो हम सब बताएंगे। नाउ उसके बाद है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड एंड टेक्निक। ये बहुत मैथोलॉजी में हमारे आता है, इम्पोर्टेंट। देखिए, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, उनकी प्रॉब्लम भी डिफाइन कर दी, हाइपोथेसिस भी आपने बना ली। अब क्या करना है? आपको एप्रोप्रिएट मेथड लगाना है। सपोज मैंने यहाँ पर आपको बताया मीन मीडियन मोड, मिड मीडियम मोड, भाई, तो क्या आप ये 3 ही मॉडल लगा सकेंगे? इसके अलावा कुछ नहीं आता आपको आगे? तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट मेथड्स या टेक्निक, कि यहाँ पर आप रिग्रेशन लगाएं, ठीक, या आप यहाँ पर कोरिलेशन देख रहे हैं, या कुर्टोसिस देख रहे हैं, या फिर स्क्यूडनेस देख रहे हैं, ठीक। तो आप किस मेथड को एप्रोप्रिएट मान रहे हैं? कुछ मेथड होते हैं पैरामेट्रिक, कुछ होते हैं नॉन पैरामेट्रिक, ठीक। या फिर आपने देखा कि जब रिसर्च पेपर आप देखते हैं तो ये तो मॉडल नहीं है कि वो मीन मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन ही लगा कर उसने जो है अपनी रिसर्च की होगी। तो ऐसे ऐसे मेथड वो अलग अलग लगा रहे हैं कि जर्गी-वेरा टेस्ट, जो हम नाम नहीं सुनते, डिक्की-फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डिक्की-फुलर टेस्ट, राइट। तो जब इस टाइप के हम टेस्ट देखते हैं तो हमारी रिसर्च के लिए विच वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, राइट, विच वन इज सुइटेबल फॉर माई रिसर्च पेपर, ये सिलेक्ट करना भी एक रिसर्च का पार्ट है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनिंग लॉजिक, कि जो आपने मेथड यूज किया है उसके पीछे लॉजिक क्या है।
आपने ये मेथड ही क्यों यूज किया, जबकि मेरा टेस्ट क्यों लगाया। ठीक, तो एज्यूम्सन आप देंगे बिहाइंड द चॉइसेस, जो आपने चॉइस की है उसके पीछे की आप एज्यूम्सन देंगे, राइट। जैसे हमने देखा डाटा होमोजीनियस है तो ना, हाँ दिस इज चेक होमोडास्टिसिटी। ठीक, डाटा जो है स्कैटर है, पता नहीं चल रहा क्या है कि हेट्रोसिडास्टिसिटी है नहीं है। हम मेथड्स में देखेंगे कौन सा मेथड लगाया है, फिर क्यों लगाया है, लॉजिक बिहाइंड दैट मेथड, एज्यूम्सन देंगे उसके पीछे की, राइट। देन उसके बाद हम करेंगे एंश्योरिंग रिसर्च कैन बी इवेल्युएटेड रिप्रोड्यूस। जो हमने रिसर्च की है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, तो उससे क्या इवेल्यूशन हो रहा है, क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। रिप्रोडक्शन मीन्स जो हमने एप्रोप्रिएट मेथड लगाया, मैथोलॉजी लगाई, जो रिजल्ट आए क्या वो कुछ पॉजिटिव प्रोडक्शन दे रहे हैं, नहीं, यानी कि हमारी रिसर्च कुछ पॉजिटिव मेथड और एस्पेक्ट डिफाइन कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है, राइट। सो ये सब जो है ये किस में आता है, मैथोलॉजी में। अभी पहले हमने आपको क्या बताया था, मेथड्स, ठीक। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं हम, मैथोलॉजी। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। की डिफरेंस इन दोनों में कुछ कहेंगे कि जी हमें तो इन्हें डिफरेंस पता ही नहीं चला, समझ तो गए, ठीक है, कि एक में टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, दूसरे में एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ टू वी यूज दिस टेक्निक एंड दैट, राइट। तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए कि मेथड जो होता है वो प्रैक्टिकल टूल्स होता है, स्टेप्स होते हैं कि व्हाट यू डू। कैसे कि सपोज मैंने बताया कि आपने मीन निकाला, तो आप कहेंगे मीन क्या होता है सर, एवरेज होता है, और एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि समेशन एक्स अपॉन एन, राइट। ऐसे भी कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिकल टूल्स हो गया, एक स्टेप हो गया जो आपने किया। दूसरा मेथोलॉजी में क्या होता है, एक अंडरलाइन लॉजिक होता है कि यही आपने मीन क्यों निकाला, इसका एवरेज क्यों निकालना चाह रहे हैं आप, क्यों एवरेज इनकम बताना चाह रहे हैं हाउस होल्ड की, ठीक, आप कुछ और क्यों नहीं बताना चाह रहे, एवरेज से ही क्या शो करना चाह रहे हैं। तो आप जस्टिफिकेशन देंगे व्हाई एंड हाउ यू डू, आपने क्यों लिया और कैसे लिया। अब सपोज करें कि एक मैच है, क्रिकेट मैच सब देखते हैं, तो अगर 20-20 है, ठीक, तो 20-20 में क्या होता है, 20 ओवर होते हैं, और टोटल अगर हम देखें, टोटल रन सपोज करो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 160 बने, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एवरेज लूँगा। तो मैं इसके पीछे का जस्टिफिकेशन ऐसे दूंगा कि मैंने जो है पर ओवर एवरेज स्कोर क्या बना। तो कोई भी कहेगा कि इतना जो है 20 ओवर था, तो इससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 8 रन आ गए पर ओवर, ठीक, 8 रन पर ओवर। तो यहाँ एवरेज निकालना एप्रोप्रिएट था, क्योंकि क्लियर किसी को हमने डिफाइन करना था कि कितने की औसत गति से रन बनाए हैं, राइट। तो जैसे प्रैक्टिकल में हमने बताया कि वहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, ठीक, कैसे निकालना है फिर ये भी बता दिया आपने कि 20 ओवरों में आपने 160 रन बनाए, तो एवरेज 8 रन का आ गया। ये तो हो गया मेथड। मैथोलॉजी में आप एक जस्टिफिकेशन देंगे कि वाई एंड हाउ, कि क्यों निकाला आपने एवरेज और कैसे निकाला। तो वो हमने बताया इसलिए निकाला क्योंकि पर ओवर औसत देखना था, कितने रन का स्कोर चल रहा है, जिससे कि दूसरी टीम भी उसे फॉलो अप कर सके। कभी कभी आप देखते हैं कि शुरू में बहुत तेज़ी से कोई रन बना के स्कोर पहले हाई होता है पर ओवर, फिर बाद में रन रेट, जिसे क्या बोलते हैं, रन रेट बोलते हैं, सिंपल रन रेट, यानी कि क्या रेट चल रहा है, राइट। इसमें एक आया स्कोप दोनों के बारे में, मेथड एंड मैथोलॉजी में, कि क्या स्कोप है। मैथोलॉजी इज ब्रॉडर, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि मैथोलॉजी क्या है, ब्रॉडर है। ब्रॉडर मतलब आप
बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने, वाई, हाउ, क्यों लिया, कैसे लिया। इंक्लूड्स मेथड, इसमें मेथड भी आ जाएगा कि आपने एवरेज लिया तो क्यों लिया, ठीक, कैसे लिया, और रीजनिंग भी आएगी, जो आप रीजनिंग लगा रहे हैं, जिसके पीछे आप लॉजिक बता रहे हैं, ठीक, मेथड्स प्लस रीजनिंग। जैसे कि मेथड्स में हमने कहा टेक्निक ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए। यहाँ पर एक बीच में क्वेश्चन बता देता हूँ, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमारा जो एक कर्व है वो बेल शेप्ड होता है। बेल शेप्ड यानी कि नॉर्मल, ऐसे मान लीजिए ये एक है और हम यहाँ से दोनों साइड को ऐसे करके चलेंगे, ठीक, बेल शेप्ड है, इधर को भी इतना, इधर को भी इतना, ठीक। ये सपोज करो मिडिल लाइन है तो 0.5 इधर, 0.5, राइट। एक हालांकि रिलेशन तो बहुत है, स्टैटिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक गायब रहे इन तीनों में से कोई सा, या मीन गायब रहे, या मीडियन गायब रहे, या मोड गायब रहे, तो उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले में आप कोई भी अगर दो का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरे का नहीं है, तो इसमें कहीं भी रख के आप निकाल सकते हैं। क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, यानी कि जेड इक्वल टू 3m माइनस 2, ठीक, आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर फर्दर हम आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो रिसर्च के स्टेप्स हैं, जैसे कि एक होती है लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च क्या होती है इसको बताना है, और एक होती है फील्ड रिसर्च, उसको बताना है। अब जैसे दोनों के वर्ड देखे आपने, तो लाइब्रेरी से आपको एकदम एज्यूम हो जाएगा, ध्यान रखा जाएगा बंद कमरा या फिर हॉल या फिर छोटी सी लाइब्रेरी, ठीक। तो लाइब्रेरी क्या होता है कि बैठ के पढ़ने की जगह होती है, तो आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहीं तो रिसर्च करेंगे। एक होती है फील्ड रिसर्च, जब फील्ड का नाम लिया तो आपको एकदम क्रिकेट मैदान, फुटबॉल मैदान या फिर खुला आसमान दिखाई देने लगेगा। फील्ड यानी कि ओपन एरिया में आप गए, वहाँ पर डाटा कलेक्ट किया, डाटा इंटरप्रेट किया या एक्सप्लेन किया, फिर या रिजल्ट निकाले, ठीक, डिस्कशन वगैरह etc। तो दोनों को बता देता हूँ बेसिक। जैसे कि लाइब्रेरी रिसर्च है, इसमें क्या होता है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं। लाइब्रेरी में क्या होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आप कभी कभी क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर निकालते हैं पुराने, ठीक, या फिर कुछ एनसाइक्लोपीडिया निकालते हैं आप, ठीक, या फिर आप पुराने क्या निकालते हैं, लिटरेचर निकालते हैं। अपनी रिसर्च को अच्छा करने के लिए। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जैसे कि नोट टेकिंग, कंटेंट एनालिसिस, फिल्म, टैब स्टडी, जैसे वीडियो वगैरह आप वॉच कर रहे हैं बैठकर, ये सब क्या है, एक लाइब्रेरी रिसर्च है, यानी कि आप बैठ कर लाइब्रेरी में कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे स्टैटिकल कंपाइलेशन, रेफरेंस, जैसे आप किसी की बुक पढ़ी है आपने, सपोज एनहिलेशन अम्बेडकर जी की पढ़ी, तो उसको आप साइटेशन दिया, आपने रेफरेंस लिया, अब्स्ट्रैक्ट लिख करा, कंटेंट एनालिसिस, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी रिसर्च। अंडरस्टैंड। हम इसको और डिटेल में अगर बनाना चाहें तो इस लाइब्रेरी रिसर्च पे ही एक लेक्चर बन जाएगा, लेकिन अभी हम क्लियर एंड शॉर्ट बनाना चाह रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक होता है फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। आप कहीं चौराहे पे खड़े हो गए, ऑब्जर्व कर रहे हैं कितनी कारें जा रही हैं रोड पर, तो कारें जा रही हैं तो वाइट कलर की कितनी गई, रेड कलर की कितनी गई, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जब आप देखेंगे तो जनरली आप लोग कहेंगे कि हाँ वाइट कलर की सबसे ज़्यादा थी, फिर सेकंड नंबर पर ब्लैक थी, फिर उसके बाद रेड भी होंगी, येलो होंगी, ब्लू होंगी, जैसे जैसे आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो ये लाइब्रेरी में बैठ के तो आप नोटिस नहीं कर सकते,
इसके लिए क्या होगा, आपको फील्ड में जाना होगा, ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी, राइट। तो ये कह रहे हैं जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सपोज करें कि आपने कोई एग्ज़ाम देखना है कि कितने पार्टिसिपेंट उसको अटेंड कर रहे हैं, तो आप वहाँ सेंटर पे जाएंगे, या तो वहाँ काउंट करेंगे गेट पे खड़े होकर, या फिर जो वहाँ एग्ज़ाम देने के बाद आप जो वहाँ पर इंचार्ज होगा उससे कहेंगे कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट। कभी कभी आपने देखा होगा जब बोर्ड के एग्ज़ाम आपके चल रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लिख देते हैं कि टोटल स्टूडेंट इस रूम में कितने हैं, 24, फिर कहते हैं प्रेजेंट सपोज करें 18 और एब्सेंट 6। एग्ज़ाम हॉल में अक्सर ऐसे रहता है, ठीक। ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन। एक जाएंगे आप टारगेट प्लेस पर, तब वहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा, बिहेवियर आप देख सकते हैं, बिहेवियर स्केल, स्कोर कार्ड देख सकते हैं आप किसी का। सपोज पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है, PTM होती है ना, PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स टीचर से मिलने जाते हैं और वो एक अपने बच्चे का जनरल एनालिसिस उनके हाथ पे रख दिया जाता है कि मैथ में वीक है, साइंस में कुछ स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो ये सब ऑब्जर्वेशन होता है। नाउ एक होता है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कौन होता है, जो पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है, या तो स्टूडेंट करेगा या रिसर्चर करेगा, ठीक। जैसा वर्क होगा, अगर सपोज करें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्क है तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर करेंगे। तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे, इंटरेक्शन रिकॉर्ड्स, ऑडियो या फ़ोटो उनकी ले लेंगे। ये कहाँ से आया, सपोज अभी हम देख रहे थे MG नरेगा क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर वो फ़ोटो वगैरह देखते हैं कि एक मस्टोल होता है MR, उसमें 10 लोग हैं तो 10 में से अटेंडेंस लगाएंगे तो कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो अगर 8 लोग अगर प्रेजेंट है तो 8 की अटेंडेंस लगेगी, राइट। तो ये सब फील्ड में काम हो रहा है ना। कभी कभी ऑडियो होता है, ऑडियो मीन्स कितने लोग बोले। सपोज अटेंडेंस लगाता है टीचर क्लास में, तो फिर वो रोल नंबर बोलते रहता है, प्रेजेंट सर। अगर कोई रोल नंबर सपोज 6 नहीं बोला तो फिर क्या बोलते हैं कि शायद ये एब्सेंट है, क्योंकि वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं, ऑडियो आवाज़ आई ही नहीं, राइट। एक होता है मास ऑब्जर्वेशन। मास ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मास ऑब्जर्वेशन होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक गैदरिंग। सपोज एक पॉलिटिकल लीडर है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मोदी जी। अब वो कोई लेक्चर दे रहे हैं या फिर कोई बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो ऑडियंस उनको सुन रही है। जब ऑडियंस सुन रही है तो ऑडियंस क्या हो गई, एक मास पब्लिक हो गई। और उस सारी पब्लिक का इंटरेक्शन, रिएक्शन, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक, उसको ध्यान में रख के मोदी जी बोले। तो वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो उन लोगों को, जो टारगेटेड पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको अच्छी लगे, राइट। ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो मास सुन रही है उसके बारे में वो कुछ गलत बोले, जिसके बाद में वो लोग आएंगे नहीं सुनने के लिए। तो जो टारगेटेड पीपल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक बिहेवियर, इंटरव्यूज़, पब्लिक प्लेसेस पर है। आप कभी कभी देखते होंगे कि लीडर्स जो है वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम जो है गरीब, मजदूर, किसानों की मदद करेंगे, हमेशा यही बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि टारगेटेड नंबर ऑफ मासेस, जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है या किसी को परेशानी है तो वो इन्हीं लोगों को है, मार्जिनल, पुअर, गरीब, मजदूर, किसान, तो उन्हीं को टारगेट करते हैं और वोट भी वही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो बहुत बड़ा अमीर और रईस आदमी है वो एसी में रहता है, अपने बिजनेस को उसे लगता है कि मैं अगर 5 मिनट को भी अपने बिजनेस को छोड़ दूंगा तो लाखों का नुकसान होगा। तो वो इतना इंटरेक्टिव नहीं रहता जितना इंटरेक्टिव ये मजदूर किसान रहते हैं। तो इसलिए टारगेट पीपल कौन किए जाते हैं, जो कि उसके फिट हों, रिसर्च में हमारे फिट हों। यहाँ हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम डाटा वो कलेक्ट करेंगे जो हमारी रिसर्च के लिए सूटेबल हो, फिट हो। वो डाटा नहीं लेंगे
जो हमारी रिसर्च को डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करे, राइट। अगर हम साल ट्री पे, द ट्री ऑफ साल अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हम अदर ट्री को एक्सक्लूड कर देंगे, चाहे वो सागौन हो, ठीक, या फिर कोई भी कीमती हो, या फिर यूकेलिप्टस हो, कुछ भी हो, हम एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज मास ऑब्जर्वेशन, कि हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी डू, राइट। नेक्स्ट, सर्वे और इंटरव्यू के बारे में आपको क्लियर थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर। देखिए, सर्वे और इंटरव्यू दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा। सर्वे क्या होता है कि डोर टू डोर जाकर सर्वे करना, और इंटरव्यू ये भी उसका पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। कैसे, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक होता है मेल क्वेश्चनेयर। मेल क्वेश्चनेयर में हमारे कुछ जैसे जो मास्टर्स कर लेते हैं या पीएचडी में एडमिशन होता है और उन्होंने 1-2 वर्कशॉप कहीं कर ली, तो उनके मेल चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस मेल को वो लोग टारगेट करके क्या करते हैं, मेल करते रहते हैं। कुछ अपनी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसके लिए, कहीं दूसरी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हो रही होगी उसके लिए, या फिर कोई आपसे इंटरव्यू या गूगल फॉर्म फिल कराने के लिए। तो मेल क्वेश्चनेयर क्या होता है, एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ रेस्पोंडेंट। वो जो भी रेस्पोंडेंट होगा उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसे फिल कर देगा गूगल फॉर्म में या मेल, ठीक। एक होता है ओपिनियर। ओपिनियर होता है कि मेरे ओपिनियन क्या हैं, मेरे ओपिनियन गांधी को लेकर क्या है, मेरे ओपिनियन नेहरू को लेकर क्या है, या मेरे ओपिनियन अखिल भारतीय हिंदू परिषद को लेकर क्या है। तो ये मेरा ओपिनियन है, मास ऑब्जर्वेशन नहीं है। मास ऑब्जर्वेशन कोई किसी को पसंद, लेनिन को पसंद करता है तो कोई किसी और को पसंद करता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो कितने लोगों को टारगेट करेंगे रिसर्च में, ये डिपेंड करता है कि उनके पर्सनल ओपिनियन क्या क्या और किस किस के लिए डिफ्रेंशिएट है, राइट। सो पर्सनल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर कैसा था, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। मैंने कहा कि आप नोवेल पढ़ते हैं, या तो कहेंगे यस, या कहेंगे नहीं, या कहेंगे कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो 3 चॉइस हो गई। अच्छा, आप चाय पसंद करते हैं कॉफ़ी, तो आप या तो कहेंगे चाय, या कहेंगे कॉफ़ी, या कहते हैं कुछ नहीं पीऊँगा, या कहेंगे नहीं नहीं दोनों पीऊँगा। तो दोनों भी पी सकते हैं, राइट। ये पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक होता है फोकस इंटरव्यू। ठीक है, फोकस इंटरव्यू क्या होता है, कुछ टारगेटेड पीपल का इंटरव्यू लिया जाता है। अब टारगेटेड इंटरव्यू कैसे, देखिए इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा। सपोज करो कि एक गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया लगा दिया, जो एमए या एमएस इकोनॉमिक्स से होगा, ठीक, क्योंकि वैकेंसी किसकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की। तो वो कहेंगे कि जो एमए एमएस एमएससी जो भी कुछ किया है वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फोकस्ड वो लोग आएंगे जो कि यहाँ पर फिट बैठ रहे होंगे, यानी कि उन्होंने एमए किया होगा इकोनॉमिक्स में, प्लस नेट होगा। अब उसके बाद रिलेवेंट अगर है पीएचडी की होगी, ठीक। अगर एक्सपीरियंस है या नहीं है वो अलग बात है, ठीक। रिसर्च पेपर है या नहीं है वो डिज़ायरेबल है, लेकिन यहाँ पर मास्टर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए और प्लस नेट होना चाहिए, राइट। अगर ये चीज़ें हैं अदर तो ये एक डिज़ायरेबल है। तो हम फोकस इंटरव्यू जब करेंगे तो उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो कि ये क्वालिटी रखते हों, जिनके पास ये एक्सपीरियंस है, राइट। तो स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जिसके पास हो। अगर किसी ने कह दिया कि 5 साल का अगर ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप एलिजिबल हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बार बार एनसीईआरटी रिसर्च कराती है, तो वो बार बार कंसल्टेंट रिसर्चर उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, उनके लिए लेती है। तो फिर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में बोल देती है कि हमें इतने ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, रेस्पोंडेंट चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्लियर हो गया कि फोकस इंटरव्यू में स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही लेंगे, अगर उससे कम है तो नहीं लेंगे। अगर आप बीए हैं, ग्रेजुएट किया है, कहीं से भी किया है आपने, आपको नहीं लेंगे, वो मास्टर्स ही लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए, प्लस नेट या पीएचडी, राइट।
एक उसके बाद होता है ग्रुप इंटरव्यू। चलो ये भी समझ लेते हैं, ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है। ये कह रहे हैं साइमल्टेनियस रेस्पॉन्स इन स्मॉल ग्रुप। साइमल्टेनियस रेस्पॉन्स इन स्मॉल ग्रुप, इसको बेस्ट एग्जांपल कैसे बताऊं, जैसे कि जो CDS के या NDA के SSB होते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो या फिर कुछ MBA के बाद कुछ ऐसे कोर्स मतलब इंटरव्यू होते हैं जॉब के लिए कि उसमें 10 बंदों को एक साथ बैठा दिया जाता है और वो 10 बंदे किसी टॉपिक पे, किसी भी जो भी मौजूद चल रहा हो, चाहे करंट बर्निंग इशू हो या फिर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उस पर डिस्कस करते हैं, अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। तो जो ऑब्जर्व करने वाला होता है वो देखता है कौन अच्छा बात कर रहा है, कौन टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है, कौन टॉपिक से हट के बात कर रहा है, किसकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, किसकी नहीं है, राइट। तो वहाँ से वो ऑब्जर्व करेगा कि किसका बोलने का स्टाइल क्या है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर कैंडिडेट को जो ग्रुप है। तो ये क्या होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, राइट। साइमल्टेनियस रेस्पॉन्स इन स्मॉल ग्रुप्स। फिर आता है एक टेलीफोन सर्वे। ये टेलीफोन सर्वे जैसे आप नाम से ही जान गए, लेकिन फिर भी बता दूं, क्वाइक इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन कलेक्शन या फॉलो अप। अब ये क्या होता है, जैसे कि सपोज अभी एक ऑफिसर ने कॉल किया, क्वाइक इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपके विलेज में, आपकी तहसील में क्या हो रहा है, या फिर वो फ़ोन इसलिए कर रहा है कि आप अपने ओपिनियन बताइए कि यहाँ पर एक बर्निंग इशू ये चल रहा है कि फ्लड आ गया, कैसे कंट्रोल करें, क्यों करें, कोई पेंडेमिक चल रहा है, तो आप फ़ोन पे, टेलीफोन पे ओपिनियन ले सकते हैं, राय ले सकते हैं। या फिर आपने कोई काम दिया, कोई वर्क दिया अपने या तो सुपीरियर को या फिर अपने लोअर सबऑर्डिनेट को, तो आप उसको फॉलो अप रिपोर्ट के लिए कहेंगे फ़ोन करके कि हमने जो काम बताया था वो कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ नहीं हुआ। या अपने सीनियर से कह सकते हैं सर वो रिपोर्ट हमने भेजी थी, उसका जवाब हमने बना के दे दिया था। तो ऐसे फॉलो अप आप कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री। अब केस स्टडी क्या होता है, देखिए जानते हम सब हैं, लेकिन अभी हमें डिटेल में दोबारा से मेमोराइज़ करना है। मैं मानता हूँ आप जितने भी देख रहे हैं ये लेक्चर को, तो आप थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी जानते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं जानते। तो केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी होता है किसी स्पेसिफिक एरिया पे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हमें एक स्टडी बना के उसके बारे में जानकारी निकालना, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना, एनालिसिस करना, राइट। जैसे लाइफ हिस्ट्री के बारे में, सपोज मैंने अमर्त्य सेन को पढ़ा, तो अमर्त्य सेन पालमपुर एक गाँव को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक। या फिर कोई भी अदर आदमी कहीं के भी एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर स्टडी कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल पे रिसर्च कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, एम्स के बारे में, वहाँ के मरीजों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दैट इज़ द केस स्टडी। सो इसको कह रहे हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल और होता है लॉन्गिट्यूडिनल इन डेप्थ एनालिसिस। देखिए क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि सपोज एक एक्स है, एक वाई है, एक्स का पेशेंट ए है, वाई का पेशेंट बी है, राइट। अब क्या करेगा, ये हॉस्पिटल एक्स वाला वाई पर स्टडी करेगा और वाई वाला ए पे करेगा, राइट। दिस इज क्रॉस सेक्शनल। सिंपल अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, क्रॉस सेक्शनल ऐसा मान लीजिए, समझ लीजिए बस। क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडिनल या डेप्थ स्टडी हमें करनी है, क्योंकि सपोज ऐसे करो, कभी कभी आपने देखा होगा, देखिए इसका के दो स्कूल है +2 के, एक है ए, दूसरा है बी। अब ए स्कूल के बच्चे जो हैं, ऐसे मैंने स्कूल लिख दिया, जो भी बच्चे 1 2 3 4 5 बहुत सारे बच्चे हैं, इनकी बोर्ड की कापियाँ चेक होने के लिए कहाँ गई, बी के पास। और जो बी स्कूल के बच्चे थे 1 2 3 4 5, ठीक, इनकी कॉपियाँ कहाँ गई, ए स्कूल। तो क्या हो गया, हमने ये भी नहीं लगा कि ए वाले अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स दे देंगे, बी वाले अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स दे देंगे। इसका मतलब हमने क्या करा, ए वालों की कॉपी बी वालों से चेक कराई और बी वालों की ए वालों से। तो ये क्रॉस स्टडी हो, राइट। इससे क्या होगा, जो डेप्थ में हो बच्चे होंगे, जो अच्छी नॉलेज रखते होंगे, जो रियल में गुड परफॉर्मेंस करते होंगे, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। और जो बच्चे थोड़े से अच्छे नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर उनकी
यानी कि जुगाड़ वगैरह नहीं चलेगा, ऐसे कह सकते हैं। तो इसी तरीके से एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, केस स्टडी होती है कि डिफरेंट किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो स्टडी हो रही है उसे केस स्टडी कहते हैं। नाउ एक होता है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी क्या होता है? लेबोरेटरी से लग रहा है कि जैसे कि पैथोलॉजी लैब होती है या लेबोरेटरी होती है जो साइंस में आप देखते हैं, जहाँ पर केमिकल्स वगैरह की टेस्टिंग होती है, उसी से मिला के आप समझ लीजिए। समझनी तो है। तो कह रहे हैं जैसे स्मॉल ग्रुप्स बिहेवियर, रोल प्ले स्टडीज़, ठीक। तो स्मॉल ग्रुप प्ले कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं 4-5, फिर उसे 4-5 केमिकल्स को 1 2 3 4 इसको मिला के हमें एक बनाना है कोई, ठीक। तो स्मॉल ग्रुप से हमने कुछ स्टडी ली, कुछ नॉलेज ली, या फिर किसी का रोल प्ले लिया हमने। जैसे कि अब ऑडियो वीडियो होता है, मूवीज़ होती हैं, तो उसमें कितने कलाकार होते हैं? 4 6 10 12, या फिर मास होती है तो 100-200 जो है भीड़ होती है कुछ अलग नाटक करने के लिए। उस 4 6 10 जो रोल करने वाले होते हैं, कुछ साथ में होते हैं सहायक, ठीक, म्यूजिक के लिए, कुछ हेल्पिंग के लिए, कुछ कैमरामैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ये सब मिला के लाखों लोगों का इंटरटेनमेंट करते हैं। लाखों व्यूज़ होते हैं मूवी के देखने वाले, करोड़ों रुपए का अर्न करते हैं वो लोग। तो स्मॉल ग्रुप बिहेवियर कितने मास को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अपना रोल प्ले दिखा सकता है, राइट। फिर होता है टेक्निक क्या? ऑडियो के थ्रू विजुअल हो सकती है, ऑडियो भी, विजुअल भी, या रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। सपोज आजकल जो होता है लेक्चर वगैरह आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के ऑडियो वीडियो के थ्रू ज़्यादा देख रहे हैं। अब से 2 साल पहले मैं देखता था, आपको बता दूं कि यूपीएससी कोचिंग के लिए दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, जो भी आसपास के, वहाँ इतना महंगा कॉस्टली रूम मिल रहा था कि अफोर्ड करना मुश्किल था। अब आप जाइए, अब हर कोचिंग वाला 50% तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रहा है। इसका मतलब ऑनलाइन फ़ीस पहले कम होती थी, अभी ऑलमोस्ट सेम है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं किराया बचा लूँगा, ठीक, रूम का, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, वहाँ खाने की परेशानी होगी, पानी की परेशानी होगी, कपड़े वॉश करने की परेशानी होगी, है। घर वाले भी सोचते हैं कि घर पर खाना खिलाएंगे, अच्छे से टाइम देंगे, घर पर ही रह कर पढ़ लेगा। तो लोग, स्टूडेंट जो है कम जा रहे हैं, तो इतने वहाँ पर रूम खाली है, लोग सस्ते में देने के लिए तैयार हैं। तो यही एक टेक्निक बता रहे हैं, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सब क्या है? कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल को, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एक होता है रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक। रिसर्च में साइंटिफिक मेथड, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च जैसे इंक्वायरी इनटू नेचर, जैसे मैंने पहले ही बताया, रिसर्च में इंक्वायरी इनटू नेचर, काउज एंड कंसिक्वेंस ऑफ सर्कमस्टेंस, जो भी हो रहा है वो रिसर्च कहलाती है। सीख जैसे रिपीटेबल, जनरलाइजेबल एंड रिजल्ट, गोज बियॉन्ड आर्टिकुलेट आउटकम एम टू ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। तो रिसर्च जो है एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे मैं सिंपली कहूँ कि आपने कोई टॉपिक लिया था, जो आपको परेशानी दिख रही थी, प्रॉब्लम दिख रही थी, उस टॉपिक पर आपने डाटा लिया, डाटा को एनालाइज किया, एनालाइज करके इंटरप्रेट करा या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करके आपने कंक्लूजन ड्रा कर दिया, राइट। ये आपकी रिसर्च होगी, ठीक है। फिर होता है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक, उस रिसर्च को साइंटिफिक वे में इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना साइंटिफिक मेथड कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे कॉमन फिलोसफी बिहाइंड ऑल साइंसेस, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रिसर्च होती है, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, ठीक, साइंटिफिक होती हैं। जैसे परस्यूट ऑफ ट्रूथ, अगर हमें सत्य की खोज करनी है, जैसे कहते हैं ना कि सत्य की खोज करनी है, तो क्या होगा? एक लॉजिक होगा, एक एविडेंस होगा। लॉजिक क्या होगा कि ये चीज़ सत्य है, दिस इज ट्रूथ, राइट। अब ट्रूथ का कुछ एविडेंस तो होगा ना, एविडेंस देना होगा हमें।
उस एविडेंस के बेस पे फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, टेस्ट हाइपोथेसिस करेंगे, डिस्कवर रिलेशनशिप करेंगे, राइट। फिर ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे, ऑब्जर्वेशन गैदर फैक्ट सिस्टमेटिकली, जो भी फैक्ट होंगे उनको सिस्टमेटिकली, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे एकदम सिस्टमेटिकली वे में ऑब्जर्व करेंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग, जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हमने गैदर किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग लगानी होगी, जैसे फॉर्म टेस्ट प्रोपोजिशन। अगर हमने मीन निकाला है तो क्यों लिया है मीन, राइट, मीडियन क्यों नहीं देखा। देन इनकरेज ऑब्जेक्टिव रिग्रेस एंड अनबायस्ड प्रोसीजर। अनबायस्ड प्रोसीजर मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बायस्ड ना हो, क्या ना हो, बायस्ड ना हो, बल्कि अनबायस्ड होकर काम करें। कैसे करें, अनबायस्ड। ये रिसर्च का एक टूल्स है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जो है ट्रूथ की तरफ लेके जाने हैं, क्या रिसर्च ने शो किया। देन साइंटिफिक मेथड में कॉमन फिलोसफी बिहाइंड ऑल साइंस, लॉजिक एविडेंस बता दिए हमने। बेसिक पोस्टुलेट ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये बेसिक पोस्टुलेट क्या होते हैं, देखिए ये समझना है, 7 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे से समझना है। बेसिक पोस्टुलेट ऑफ साइंटिफिक मेथड के पीछे के, जैसे रिलाइज ऑन एम्पायरिकल एविडेंस, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक एम्पायरिकल एविडेंस चाहिए उसको। एम्पायरिकल एविडेंस क्या होते हैं कि 2 + 2 कितने हैं, 4। अगर हम कहें कि 10 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, अगर एवरेज निकालना है तो कितना आएगा, 2। ये क्या हो गया, एम्पायरिकल एविडेंस हो गया, यानी कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को एनालाइज किया, दैट इज़ द रिजल्ट, राइट। देन आता है रिलीवेंट कंसेप्ट, जो भी हम यूज करें वो कंसेप्ट रिलीवेंट हैं, हमारी स्टडी के लिए रिलीवेंट हो, कि अगर हम मीन कंजम्पशन देख रहे हैं तो मीन कंजम्पशन हम क्यों देख रहे हैं, क्या और कुछ नहीं देख सकते, वो रिलीवेंट है या नहीं। देन ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल वॉइस, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं वो पर्सनल, हमारे जो इंटरेस्ट है उससे अलग होना चाहिए, यानी कि मास के लिए हम काम कर रहे हैं, एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं या कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। जो भी हमने रिसर्च की है वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं करी है, यह मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं है, मैं जनरलाइज, जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को क्या थी, जनरलाइज थी, ठीक, उस जनरलाइज को लेकर मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव मेरा कोई पर्सनल नहीं है। देन मेंटेन एथिकल न्यूट्रलिटी, ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रही इसको मेंटेन करना है आपको। कैसे मेंटेन करना है, क्या एथिकल न्यूट्रलिटी रखनी है, जैसे कि आपको किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एथिकल में आता है, ठीक। दूसरे का अगर आपने रिसर्च पढ़ के अपने आइडिया इम्प्रूव किए हैं तो आपको साइटेशन देना है कि मिस्टर एक्स ने ये बात कही थी, मिस्टर एक्स की बात से मैं आइदर एग्री और डिसएग्री, तो उसके बेस पर आप अपना कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि मैं एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि इनका रिजल्ट जो था मिस्टर एक्स का और मेरा रिजल्ट वो सेम है, डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ कि मिस्टर एक्स का रिजल्ट इन पॉजिटिव वे एंड माय रिजल्ट इन नेगेटिव वे। तो मुझे कुछ एथिकल पॉइंट जो है अपनी रिसर्च में बना कर रखना है। देन प्रोड्यूस प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन, अब मुझे अपनी रिसर्च में कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी बना के रखनी है, जैसे एक हेड होता है, अब मैं डेफिनेटली तो जब टॉस करेंगे तो मैं कहूँगा कि टेल ही आएगा, टेल ही आएगा, नहीं कहूँगा ना, मैं कहूँगा आइदर हेड और टेल। देन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ हेड देन हाफ टेल, राइट। और इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ओके। सो प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन आपकी रिसर्च में होनी चाहिए। देन ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड रेप्लिकेशन, आपकी रिसर्च को अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो वो वैलिड पॉइंट पे करेगा, तो ये ऐसी होनी चाहिए कि हाँ लोग इसको अप्रिशिएट भी कर सकें और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं।
देखिए, जो J.M. कीन्स ने बहुत सारी थ्योरी दी, बुक्स लिखी, लेकिन उनको भी बाद में क्रिटिसाइज कर दिया। उससे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक, तो क्लासिकल को कीन्स ने क्रिटिसाइज किया ना, तभी तो फिर कीन्स का मॉडल आया। तो आपकी अगर रिसर्च है, वैलिड रिसर्च को क्रिटिसाइज लोग करेंगे, ठीक, और रेप्लिकेट भी करेंगे। तो आपकी रिसर्च ओपन होनी चाहिए, किसके लिए? क्रिटिसिज्म और रेप्लिकेशन के लिए। देन एम्स टू जनरल लॉ एंड थ्योरी, आपका जो एम है वो एक जनरल लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो थ्योरी है उन पे बेस होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आसमान से ला के रिसर्च रख दी, लोग तुरंत मतलब उसमें विश्वास नहीं करेंगे। उनको फैक्ट भी चाहिए, उनको एविडेंस भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, उसके पीछे की थ्योरी भी चाहिए बिहाइंड है। जैसे कि ब्लैक होल की थ्योरी आइंस्टाइन ने बहुत पहले दे दी, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अब धीरे धीरे जब दोबारा उस पर स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है, और दोबारा से वही फैक्ट आ रहे हैं ब्लैक होल वाले, तब लोग कह रहे हैं कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दे रहे थे उस समय, जो बात कह रहे थे, इसका मतलब वो सच थी, ठीक। तो जो भी आपकी रिसर्च है वो जनरल लॉ और थ्योरीज पे बेस होनी चाहिए, राइट। थैंक यू। तो आज के लिए मैं इतना ही यहाँ कवर कर पाया हूँ, सही है। तो बाकी आप जो है बने रहिए और मेरी इस रिसर्च मेथोलॉजी को, क्लास को जो है आप कंटिन्यू देखते रहिए, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलेगी, आपको रिसर्च में भी। और आपको जो आप देखते हैं आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या टीचर का हो, या फिर आप देखते हैं CTET, UPTET, B.Ed वगैरह में भी रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। और आप जब रिसर्च में एडमिशन लेंगे वहाँ भी आएगा। नेट का एक UGC नेट और CISR नेट का भी होता है, उसमें भी रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको समझ लीजिए, और जहाँ आपको डाउट लगे तो मैं कमेंट आपके पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।